स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट ही नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। खेल के मैदान में जीत सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उस मेहनत से मिलती है जो प्रतियोगिता से भी ज्यादा कठिन होती है। कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह के इस वीडियो में जानिए कि कैसे दुनिया के महान खिलाड़ियों ने खुद को असाधारण बनाया। नेमार ने फुटसल से अपने खेल को निखारा। रोनाल्डिन्हो ने रेत पर अभ्यास कर संतुलन और नियंत्रण को मजबूत किया। मिल्खा सिंह ने कठिन दौड़ों से अपनी सीमाओं को चुनौती दी और पीवी सिंधु की प्रैक्टिस अक्सर उनके मुकाबलों से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। संदेश स्पष्ट है, आसान अभ्यास आपको औसत बनाता है, जबकि कठिन अभ्यास आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। तो अगर आप भी अपने क्षेत्र में चैंपियन बनना चाहते हैं तो याद रखिए, प्रैक्टिस को इतना कठिन बनाइए कि प्रतियोगिता आसान लगने लगे। Most athletes pray for an easy match. Champions prepare for difficult practice. Strange, isn't it? आपको लगता होगा कि ग्रेट एथलीट कंपटीशन को इजी बनाना चाहते होंगे ना, क्योंकि सच ये है, they make practice so hard that competition feels so easy to them. Why did Neymar spend years playing futsal? Why did Ronaldinho train on sand? Why did Milkha Singh push himself through punishing workouts? Why does PV Sindhu train beyond match intensity every day? Is it coincidence? बिल्कुल भी नहीं। Because जो champions हैं, they understand one powerful truth, कि जो game है ना, that does not get easier. You become stronger with your practice. और आज चैंपियंस माइंडसेट सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे सीक्रेट ट्रेनिंग प्रिंसिपल की जो क्रिएटिविटी बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, प्रेशर हैंडलिंग को इंप्रूव करता है और एथलीट्स को अडेप्टेबल बनाता है। एंड इट्स कॉल्ड मेक प्रैक्टिस इम्पॉसिबल एंड मेक कॉम्पिटिशन इजी फॉर यू। नमस्कार चैंपियंस। सो मैं हूं कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एक्स आर्मी ऑफिसर, और आज आप देख रहे हैं चैंपियंस माइंडसेट सीरीज। बिकॉज चैंपियंस आर नॉट बिल्ड इन वन डे, ये हम सबको समझने की जरूरत है। दे आर बिल्ड थ्रू स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट्स एंड योर डेली चॉइसेस। और आज का माइंडसेट शिफ्ट बहुत ही पावरफुल है। Every time stop asking yourself, how can I make it easier? Instead of that, start asking, how can this challenge makes me better? अब एक चीज पूछने की है, why difficult practice creates great athletes? क्योंकि most athletes they love comfort, normal drills, normal condition, normal practice, लेकिन real competition कभी भी normal नहीं होता। उसमें प्रेशर होता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं, टाइम बहुत ही कम होता है, हमारे हाथ में नहीं होता, फटीग होती है। इसलिए जो भी चैंपियंस हैं, दे ट्रेन बियॉन्ड कंफर्ट लेवल। Because if you can survive difficult practices, you can thrive under pressure also. आप में से किसी ने फुटसल के बारे में सुना है? फुटसल फुटबॉल का एक स्मॉलर वर्जन है।
स्मॉलर कोर्ट्स होते हैं, स्मॉलर गोल्स होते हैं, छोटी और भारी बॉल होती है, लेस स्पेस, लेस टाइम, और हर चीज, एवरीथिंग इट बिकम्स मोर हार्डर। प्लेयर्स को क्विकर थिंक करना पड़ता है, फास्टर रिएक्ट करना पड़ता है, बेटर कंट्रोल दिखाना पड़ता है और मोर क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। और फिर वही प्लेयर जब फुल साइज फुटबॉल फील्ड पर आते हैं, कंपटीशन सडनली आसान लगने लगता है। और यही सीक्रेट था नेमर का। नेमर ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉल और दुनिया के सबसे स्किलफुल प्लेयर में से एक हैं। अपनी अमेजिंग ड्रिल, क्रिएटिविटी और क्विकर डिसीजन मेकिंग के लिए वो जाने जाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बचपन में फुटसल खेलने से उनकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप हुई। स्मॉल स्पेसेस एक्चुअली फोर्स्ड हिम टू इम्प्रूव। जहां पे एवरी टच मैटर्ड, एवरी डिसीजन मैटर्ड, प्रैक्टिस बिकेम डिफिकल्ट, कॉम्पिटिशन फिर इट बिकेम मैनेजेबल। वहीं पे रोनाल्डिनियो, जो कि ब्राजील के एक लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने हमेशा बीच सॉकर खेली। इमेजिन सैंड पर रनिंग करना, बैलेंस मेंटेन करना, बॉल कंट्रोल करना, डायरेक्शन चेंज करना, एवरीथिंग एट सैंड बिकम डिफिकल्ट। लेकिन इसी डिफिकल्टी ने अडेप्टेबिलिटी बिल्ड की। रेगुलर फुटबॉल उनके लिए कंपैरेटिवली इजियर लगने लगा। चैंपियंस जो होते हैं, दे डोंट अवॉइड डिस्कम्फर्ट, वो उस डिस्कम्फर्ट को एज अ ट्रेनिंग यूज करते हैं। तो चलिए एक इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम सब इंस्पायर होते हैं। मिल्खा सिंह, जिन्हें हम प्यार से द फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। भारत के ग्रेटेस्ट एथलीट में से वो एक हैं। उनके पास आज जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ और था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन जो फौज से उन्होंने सीखा। मिल्खा सिंह अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं। वो हिल्स पर रन करते थे, सैंड पर दौड़ते थे, खुद को फिजिकली और मेंटली पुश करते थे। कभी कभी ट्रेनिंग इतनी डिमांडिंग थी कि कंपटीशन कंपैरेटिवली इजी लगने लगता था। क्यों? Why? Because difficult practice builds resilience, it builds endurance, it strengthens your mindset। और जब कंपटीशन का प्रेशर आता है, आपका माइंड उस टाइम कहता है I've already handled tougher situation than this। तो मिल्खा सिंह understood something that every champion eventually learns. Don't ask for an easier race, become a stronger runner. So champions don't avoid difficult practice, they embrace it because they know the game does not get easier, you become stronger। और चलिए एक और इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। पीवी सिंधु, इंडियाज ओलंपिक मेडल विनर, बैडमिंटन चैंपियन, अपने डिसिप्लिन और इंटेंस ट्रेनिंग के लिए जानी जाती हैं। उनके प्रैक्टिस सेशन ऑफन मैच से भी ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। हाई स्पीड मल्टी शटल ड्रिल्स, रॉन्ग रैलीज, रिपीटेड मूवमेंट्स, फिजिकल एग्जॉशन के बाद भी फोकस मेंटेन करना। व्हाई? बिकॉज इफ यू कैन सस्टेन परफॉर्मेंस इन डिफिकल्ट प्रैक्टिस, कॉम्पिटिशन इट फील्स मोर मैनेजेबल। बॉडी टायर्ड हो सकती है, लेकिन माइंड फाइट करना सीख लेता है, और वही मेंटल टफनेस चैंपियन को अलग बनाती है। तो अब जानते हैं साइंस बिहाइंड इट। Sports scientist Carl Newell, 1986, he introduced a constraint-led approach. So according to him, learning happens through 3 different types of constraint: task constraint, environmental constraint, and individual constraint. तो जो ये लिमिटेशन है, ये फोर्स करती हैं एथलीट्स को अडेप्ट करने के लिए, और अडेप्टेशन ही एक्सीलेंस का फाउंडेशन है। सो रिसर्च सजेस्ट दैट एथलीट्स हु आर एक्सपोज्ड टू वेरिड एंड चैलेंजिंग एनवायरमेंटल, दे डेवलप बेटर डिसीजन मेकिंग, greater creativity, faster adaptability, and much more improved problem solving, because the brain learns flexibility, not डिपेंडेंसी। ये समझने की जरूरत है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्राजीलियन स्ट्रीट फुटबॉल का। तो ब्राजील के बहुत बच्चे नॉर्मल गलियों में खेलते हैं, जहाँ पे बहुत रेत होता है, पत्थर होते हैं, और वहीं खेलते खेलते वो बड़े होते हैं। बॉल कभी भी अनप्रेडिक्टेबल बाउंस हो सकती है, कोई कंडीशन परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वही कंडीशन उन्हें रेजिलियंस और क्रिएटिविटी सिखाती है। और जब वो बच्चे प्रॉपर पिचेस पर आते हैं ना, वहां खेलने के बाद, दे शाइन। पता है, जिंदगी में कभी कभी जो हमारी जिंदगी सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है, वो हमारे सबसे बड़े टीचर बनती है, हमें सबसे ज्यादा सीख दे के जाती है। तो हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो अगर आप टेनिस प्लेयर हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए स्मॉलर टारगेट जोन्स के साथ।
एम फॉर प्रिसीजन देयर बिकॉज बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं तो आप रिड्यूस कीजिए अपने टारगेट एरिया को, चैलेंज कीजिए अपनी एक्यूरेसी को, दूर से शॉट लीजिए, पास से शॉट लीजिए। वहीं पे अगर आप फुटबॉल प्लेयर्स हैं तो प्ले स्मॉल साइडेड गेम्स, लिमिट कीजिए अपने टचेस को, ठीक है। आप कैसे भी क्रिएटिव हो सकते हो। अगर आप क्रिकेटर हो तो थिनर बैट्स के साथ खेलिए, स्मॉलर टारगेट्स के साथ कीजिए। वहीं पे जैसे कि मैं हैंडबॉल प्लेयर थी तो आप अपने स्कोरिंग जोन्स को कम कीजिए, पासिंग प्रेशर को बढ़ाइए। मैं लड़की थी और हम लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते थे, हम ज्यादा फास्ट ब्रेक लेते थे उनके साथ, जिसने हमारी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाया। सो टुडे आस्क योरसेल्फ कि हाउ कैन आई चैलेंज माय स्किल टुडे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक 5 मिनट्स की चैंपियन एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। तो इस हफ्ते आई वांट एवरी एथलीट टू आस्क वन क्वेश्चन, सिंपल, हाउ कैन आई मेक माय प्रैक्टिस जस्ट 10% हार्डर। So maybe smaller target, faster drill, less time, reduce pace, opposite hand practice करो, कुछ भी, choose any one, but do it consistently and then notice what happens in competition. अब ये मेरा मैसेज स्पोर्ट्स पेरेंट्स के लिए। एज अ पेरेंट हम नेचुरली बच्चों की जर्नी ना बहुत इजी बनाना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं आती, ग्रोथ चैलेंज में होती है। डोंट रिमूव ऑब्स्टेकल्स, हेल्प देम टू लर्न टू ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स बिकॉज रेजिलियंस इज नॉट टॉट, इट इज ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड। अब फाइनल मैसेज मेरे चैंपियंस के लिए। तो मेरे बच्चों, चैंपियंस डोंट आस्क हाउ कैन आई अवॉइड दिस डिफिकल्टी, मैं इस मुश्किल से कैसे बचूं। नहीं बच्चों, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क कि मैं इस मुश्किल का सामना करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करूं। ऑलवेज रिमेंबर, फायर डज नॉट डिस्ट्रॉय गोल्ड। सोने को आग नहीं जला सकती, उसको और रिफाइन करती है। इजी प्रैक्टिस हमेशा क्रिएट करेगी एवरेज परफॉर्मेंस, वहीं डिफिकल्ट प्रैक्टिस हमेशा क्रिएट करेगी अडैप्टेबल चैंपियंस। सो व्हेन कंपटीशन अराइव्स, you won't panic, okay? Because game didn't become easier, you become stronger. तो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के अस्थायी बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा गया था। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। इस वैश्विक संकट के बावजूद भारत में न तो गंभीर ईंधन संकट देखने को मिला और न ही आम लोगों पर कीमतों का वैसा असर पड़ा जैसा दुनिया के कई देशों में हुआ। आखिर भारत ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? क्या इसकी वजह रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है, तेल आयात के विविध स्रोत हैं, या फिर सरकार की दूरदर्शी ऊर्जा नीति? आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे भारत ने एक बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर अचानक ताला लग जाए, जहां से भारत का आधा कच्चा तेल और 90% से ज्यादा एलपीजी आती हो, और फिर भी आपके घर का गैस सिलेंडर समय पर पहुंच जाए, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें ना लगे और देश की रसोई बिना रुके चलती रहे। सवाल है, ये हुआ कैसे? आज की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि भारत की तैयारी, रणनीति और फैसलों की है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संकट की शुरुआत कहां से हुई। 28 फरवरी 2026 हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो गया। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। इस रास्ते में बंद होते हैं पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई। भारत के लिए भी खतरा बढ़ा था, क्योंकि हमारे आधे कच्चे तेल और 90% से ज्यादा एलपीजी की सप्लाई इसी रूट से आती है। कई देशों में ईंधन बचाने के लिए पाबंदियां लगने लगी, लेकिन भारत में तस्वीर बहुत अलग थी। घबराहट नहीं, बल्कि पूरी तैयारी दिखाई दी। भारत ने सबसे पहले क्या किया? संकट आते ही सरकारी तेल कंपनियों ने इंतजार नहीं किया, तुरंत फैसले लिए गए। भारत ने अपनी खरीद रणनीति बदल दी। जो तेल पहले हॉर्मुज़ से आता था, उसकी जगह दूसरे सुरक्षित रास्तों से तेल खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में नॉन हॉर्मुज़ रूट से होने वाला आयात 55% से बढ़कर सीधे 70% कर दिया गया। अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और रशिया जैसे देशों के साथ नई सप्लाई चेन बनाई गई।
यानी जहां दुनिया रास्ता ढूंढ रही थी, भारत नया रास्ता बना रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एलपीजी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सवाल सिर्फ तेल का नहीं था, हर घर में गैस सिलेंडर का था। ऐसे समय में भारत की रिफाइनरियों में अपना पूरा ऑपरेशन बदल दिया। सिर्फ 5 दिनों के भीतर घरेलू एलपीजी उत्पादन 35,000 टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया। साथ ही घरेलू पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं की सप्लाई को पूरी सुरक्षा दी गई और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर की सप्लाई को इस तरह मैनेज किया गया ताकि घरों की रसोई पर कोई असर न पड़े। यानी सबसे पहले आम नागरिक की जरूरत को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने क्या कीमत चुकाई इसकी? इतनी बड़ी व्यवस्था आसान नहीं थी। अगर सरकार चाहती तो पूरा बोझ सीधे जनता पर डाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने खुद करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाया ताकि लोगों पर संकट का असर कम से कम पड़े। दस्तावेज के अनुसार जहां यूएई जैसे देशों में डीजल की कीमतों और लगभग 85% तक का असर देखा गया, वहीं भारत में इसका प्रभाव लगभग 8% तक सीमित रहा। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत तेल लेकर आने वाले जहाजों की सुरक्षा और सुनिश्चित की, यानी सप्लाई भी चलती रही और जहाज की सुरक्षित भारत पहुंचते रहे। बाकी दुनिया में इस समय पे क्या हुआ? अब जरा बाकी देशों की तस्वीर देखिए। कहीं 4 दिन की सरकारी कार्य सप्ताह लागू करना पड़ा, कहीं विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, कहीं आधे भरे गैस सिलेंडर बेचने पड़े, कहीं डीजल की कीमतें दोगुनी हो गई, तो कहीं निजी वाहनों पर और ईवन लागू करना पड़ा। लेकिन भारत में दिए गए डेटा के अनुसार करीब 4 महीने तक एक भी रिटेल फ्यूल आउटलेट सूखा नहीं। हर घर तक एलपीजी की सप्लाई जारी रही। संकट कभी बताकर नहीं आता, लेकिन तैयारी हमेशा पहले करनी पड़ती है। हॉर्मुज़ संकट ने दुनिया को एक बात जरूर सिखाई, ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल खरीदने से नहीं, बल्कि सभी समय पर सही फैसले लेने से बनती है। नई सप्लाई चेन, घरेलू उत्पादन में तेज बढ़ोतरी, रिफाइनरियों का स्मार्ट मैनेजमेंट और समुद्री सुरक्षा, इन सभी से मिलकर एक बड़े वैश्विक संकट के दौरान भारत की ईंधन आपूर्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर।